हेलो दोस्तों, मैं अवधेश सर अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट साइंस बक्सर ऑफिशियल की तरफ से धन्यवाद। साथियों, आपसे निवेदन है कि प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और साथ ही यदि नए यूजर हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें और घंटी को दबाएं ताकि जैसा ही नोटिफिकेशन मैं यहाँ से अपलोड करूँ तो वह नोटिफिकेशन जो आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए विलंब न करते हुए आज हम सब पढ़ेंगे धातु कर्म, यानी धातु कर्म इसको कहते हैं इंग्लिश में मेटलर्जी। पढ़ेंगे कि मेटलर्जी क्या है, धातु कर्म क्या है, यानी जिस विधि द्वारा हम धातु मेटल की प्राप्ति करते हैं तो उसी को हम धातु कर्म कहते हैं। इसका डिफिनेशन हम पढ़ेंगे, इसका प्रयोग पढ़ेंगे बहुत ही सरल भाषा में। लेकिन उससे पहले आप और हम पढ़ लें कि इसमें एक खनिज और एक होता है अयस्क, क्योंकि खनिज और अयस्क से ही हमें धातु की प्राप्ति होती है। धातु की प्राप्ति होती है तो सबसे पहले चलेंगे खनिज। खनिज क्या है, उसके बाद पढ़ेंगे अयस्क क्या है। तो खनिज के बारे में पढ़ते हैं कि जमीन के अंदर से खुदाई करके, जमीन के अंदर से खुदाई करके जिन पदार्थों की प्राप्ति होती है वे सभी पदार्थ क्या होते हैं, खनिज होते हैं। खनिज जो है बहुत ही अशुद्धियों की मात्रा में प्राप्त होते हैं, यानी उसमें अशुद्धियों की मात्रा जो है ज्यादा होती है खनिज में। खनिज से ही अयस्क की प्राप्ति होती है, खनिज से ही अयस्क की प्राप्ति होती है। अर्थात कह सकते हैं कि वैसे खनिज जिनमें धातुओं की मात्रा अधिक पाई जाती है, मेटल की मात्रा अधिक पाई जाती है, तो वैसे खनिज को हम अयस्क कहते हैं। जमीन के अंदर से खुदाई होता है तो सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं, जबकि सभी अयस्क खनिज होते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है कि क्या सभी खनिज अयस्क होते हैं, तो लिखेंगे कि नहीं। फिर क्वेश्चन पूछता है कि सभी अयस्क खनिज होते हैं, तो लिखेंगे कि हाँ, सभी खनिज अयस्क नहीं होते, क्योंकि सभी खनिज में धातु की मात्रा नहीं पाई जाती है। और सभी अयस्क जो है खनिज होते हैं, क्योंकि सभी अयस्क खनिज होते हैं, क्योंकि जमीन के अंदर से खनिज की खुदाई करते हैं तभी ना अयस्क की प्राप्ति होती है। तो जब तक से खनिज की प्राप्ति नहीं होगी तब तक से अयस्क की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। तो इसीलिए कहा जाता है कि सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं और सभी अयस्क खनिज होते हैं। इसकी विधि के बारे में जानने से पहले हम आपको बता रहे हैं अयस्क। मूल रूप से आपको अयस्क के बारे में पढ़ना है। अयस्क का परिभाषा जान गए कि अयस्क किसे कहते हैं, यानी वैसे खनिज जिसमें मेटल की मात्रा अधिक पाई जाती हो, वैसे खनिज पदार्थ को हम अयस्क कहते हैं या और कहते हैं। अयस्क जो है मुख्यतः आपको 4 प्रकार के मिलते हैं, लेकिन अयस्क जो है 6 प्रकार के पढ़ने को मिलेंगे आपको इस अयस्क के माध्यम से। तो कितने प्रकार के अयस्क, 6 प्रकार के। देखिए, 1 ऑक्साइड अयस्क, दूसरा कार्बोनेट अयस्क, तीसरा सल्फाइड अयस्क, चौथा क्लोराइड अयस्क, और 5वां प्राकृतिक अयस्क, और 6ठा संकर अयस्क। सभी संकर अयस्क जो है मिश्रित होते हैं, उसमें सभी तत्वों की मात्रा जो है मिली हुई रहती है, तो वो जो है संकर अयस्क के रूप में पढ़ेंगे। तो सभी के बारे में अलग अलग से पढ़ेंगे कि 6 अयस्क पाए जाते हैं, तो उनका विस्तृत जो है हम आगे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं अयस्क के प्रकार। सभी मेटल के अयस्क कौन कौन से होते हैं, उनके रूप कितने कितने रूपों में, कौन कौन से रूपों में पाए जाते हैं अयस्क। तो देखिए क्या कहता है कि एल्युमिनियम, एल्युमिनियम का अयस्क
Al2O3 2H2O, ये है एल्युमिनियम का अयस्क, इसको कहते हैं बॉक्साइट अयस्क। सबसे प्रमुख अयस्क होता है एल्युमिनियम का, इसमें 50 से 70% तक एल्युमिनियम की प्राप्ति होती है इस अयस्क से। अगर ये अयस्क मिल जाता है बॉक्साइट अयस्क, तो इसमें जो है सबसे अधिक एल्युमिनियम की मात्रा पाई जाती है। दूसरा अयस्क है, देखिए यहां पर दिया है Al2O3H2O, इसको कहते हैं डाइस्पोर अयस्क। किसका अयस्क है? एल्युमिनियम का। उसके बाद है कोरंडम Al2O3 कोरंडम, ये एल्युमिनियम का अयस्क है। उसके बाद है नेक्स्ट एल्युमिनियम का अयस्क Na3Alf6, इसको कहता है क्रायोलाइट। इसको क्या कहता है? क्रायोलाइट। ये जो है सोनार आता है, आपका क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में कि क्रायोलाइट का उपयोग कहाँ किया जाता है। तो सोनार जो है सोने को गलाने के रूप में जो है क्रायोलाइट का उपयोग करता है। किसका उपयोग करता है? क्रायोलाइट का उपयोग सोनार जो है करता है। इसमें से आता है ड्यूरेलिमिन। ड्यूरेलिमिन जो है एक एल्युमिनियम का ही अयस्क है, जिसका उपयोग हवाई जहाज बनाने में किया जाता है। क्वेश्चन आ जाता है कि ड्यूरेलिमिन का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो लिख सकते हैं कि उसका उपयोग जो है हवाई जहाज के निर्माण में किया जाता है। ठीक है। एल्युमिनियम का प्राप्ति, एल्युमिनियम धातु की प्राप्ति जो है, क्वेश्चन आता है कि एल्युमिनियम धातु की प्राप्ति किस विधि द्वारा किया जाता है, तो लिख सकते हैं कि शुद्ध एल्युमिनियम की प्राप्ति जो है हूप विधि द्वारा तैयार किया जाता है। किस विधि द्वारा? हूप विधि। हूप विधि द्वारा एल्युमिनियम की प्राप्ति की जाती है। चलिए ये हो गया एल्युमिनियम। अब चलते हैं, दूसरा नंबर है कॉपर, तांबा। तांबा का अयस्क पढ़ेंगे। तांबा का अयस्क क्या है? तांबा का अयस्क है, फर्स्ट है कॉपर पाइराइट, जिसको संकेत चिन्ह कहते हैं CuFeS2, CuFeS2, यानी कॉपर, लोहा और सल्फर, तीन चीज मिलकर ये जो है कॉपर पाइराइट अयस्क का निर्माण होता है। दूसरा है क्यूपराइट, Cu2O, तो देखिए यही से आ जाता है, ये ऑक्साइड में, ये सल्फाइड में। तो बाद में पढ़ाएंगे आपको कि किन किन प्रकार के अयस्क मिलता है। तांबा का तीसरा अयस्क है कॉपर ग्लास, Cu2S, कॉपर ग्लास, इसको कहते हैं चिल्कोसाइट, चिल्कोसाइट भी कहता है। क्वेश्चन आता है कि चिल्कोसाइट किसका अयस्क है, तो क्या लिखेंगे? कॉपर का चिल्कोसाइट। उसके बाद आता है नेक्स्ट मैलेकाइट, CuCO3 × 2 × Cu, मैलेकाइट। ये अम होता है, चाहे रेलवे का हो, SSC का हो, टेट का हो, सी टेट का हो, कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो, उसमें पूछ लेता है चिल्कोसाइट किस धातु का अयस्क है, तो कॉपर का। क्यूपराइट किस धातु का अयस्क है, तो कॉपर का। मैलेकाइट किस धातु का अयस्क है, तो कॉपर का। ठीक है। संकेत चिन्ह भी दे दिए हैं, कभी कभी संकेत चिन्ह भी पूछ देता है। चलिए तीसरा देखते हैं कैल्शियम। कैल्शियम के अयस्क, कैल्शियम का अयस्क मुख्यतः तीन रूप से पढ़ेंगे। देखिए पहला है जिप्सम, जो आपको पहले वीडियो में भी पढ़ा चुके हैं जिप्सम के बारे में। जिप्सम एक होता है CaSO4 × 2 मोलिक्यूल H2O, इसका संकेत चिन्ह है। जिप्सम होता है किसका अयस्क? कैल्शियम का। जिप्सम से ही हम क्या करते हैं? पीओपी की तैयारी करते हैं। छत की सेलिंग बनाना हो या सौंदर्य घर का डिजाइन करना हो तो पीओपी से तैयार किया जाता है। और जिप्सम जो है अधिकांशतः जो है कृषि के क्षेत्र में इसका प्रमुख योगदान होता है। कृषि के क्षेत्र में भी जिप्सम का उपयोग किया जाता है।
हड्डियों के टूटे फूटे को प्लास्टर करने में किया जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का। ये हो जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। कैल्शियम का एक और जो है अयस्क होता है बोरेक्स, जिसको कहते हैं सुहागा। इसका भी प्रयोग सोनार अपने सोने की दुकान में करता है, जिसका संकेत चिन्ह है Na2B4O7 इंटू 10 मिलकूल H2O, 10 मिलकूल H2O बोरेक्स। इसको बोलते हैं सुहागा। चलिए, ये हो गया कैल्शियम। चौथा नंबर देखते हैं मैग्नीशियम मेटल का अयस्क। मैग्नीशियम का अयस्क होता है MgSO4 इंटू 10 मिलकूल H2O। इसको कहते हैं एप्सम साल्ट, यानी मैग्नीशियम का अयस्क है एप्सम साल्ट। 5 नंबर देखते हैं पोटेशियम। पोटेशियम धातु का KCl यानी सिल्वाइन, KCl। जैसे हम यहाँ पर पढ़े ना क्लोराइड अयस्क, अयस्क के प्रकार में एक है क्लोराइड। तो क्लोराइड मतलब क्या कि जिसमें क्लोरीन जो है मिला हुआ हो, तो क्लोरीन इसमें देखिए KCl है, क्लोराइड अयस्क हो गया। तो यह है सिल्वाइन, ये किसका अयस्क है? पोटेशियम का। उसके बाद है KCl इंटू MgCl2 इंटू 6 मिलकूल H2O। इसको कहते हैं कार्नेलाइट, ये अयस्क है पोटेशियम का। उसके बाद एक आता है तीसरा पोटेशियम का अयस्क KNO3, इसको कहते हैं सोरानाइट या नाइट्रेट साल्ट पीटर। नाइट्रेट साल्ट पीटर किस अयस्क का, किस धातु का अयस्क है? क्या लिखेंगे? पोटेशियम का। क्वेश्चन इसी तरह पूछता है कि नाइट्रेट साल्ट पीटर किस मेटल का अयस्क है, तो लिख देंगे पोटेशियम का। किसका है? पोटेशियम का। नंबर 6, ये सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इससे तैयार होते हैं। आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में इसी तरह से क्वेश्चन आपके पूछते हैं, इसलिए आपको याद करना जरूरी होगा। आप बारीकी से एक एक लाइन से लिख लेंगे, हमारे अभाव था जगह का, इसलिए आपको इसी माध्यम से समझा रहे हैं, आप लिख लीजिएगा। चलिए देखते हैं सोडियम। सोडियम का अयस्क, सोडियम मेटल है, तो सोडियम का अयस्क क्या है? एक नमक, NaCl। नमक जिसका हम लोग भोजन के रूप में उपयोग करते हैं, तो पूछ देता है कि NaCl किस धातु का अयस्क है, किस मेटल का अयस्क है, तो क्या लिखेंगे? सोडियम का। उसके बाद देता है Na2CO3 इंटू 10 मिलकूल H2O जल। तो इसका हिंदी में कहते हैं धोवन सोडा, जिससे हम लोग कपड़ा साफ करते हैं। तो ये है धोवन सोडा। तो धोवन सोडा किसका अयस्क है? सोडियम का। उसके बाद इसका एक और अयस्क आता है चिली साल्ट पीटर। ये सबसे प्रमुख पूछता है, चिली साल्ट पीटर। चिली साल्ट पीटर किसका अयस्क है, किस मेटल का अयस्क है? चिली साल्ट पीटर किस मेटल का अयस्क है, तो क्या लिखेंगे? सोडियम का। यहां पर ही मिला था नाइट्रेट साल्ट पीटर किस मेटल का अयस्क है? पोटेशियम का। ये सब याद करना होगा। उसके बाद देखिए Pb, इसीलिए मेहनत आपको कर रहे हैं कि आपको जो है एक एक मेटल के अयस्क जो प्रमुख है, बहुत सारा मेटल है, लेकिन जो है आपको जो प्रमुख है, जो क्वेश्चन पूछता है आपके एग्जाम से, वैसा ही मेटल को हम आपको बता रहे हैं। Pb सीसा है, इसका एक अयस्क होता है जिसको कहते हैं गैलेना, यानी गैलेना जो है किस तत्व का अयस्क है, तो क्या है? Pb सीसा का। उसके बाद है Ag चांदी। चांदी का एक अयस्क होता है सिल्वर ग्लास, Ag2S। Ag2S ये सिल्वर ग्लास है किसका? चांदी का अयस्क है। किसका अयस्क है? चांदी। उसके बाद देखिए जिंक, Zn। जिंक का अयस्क कौन कौन सा है? जिंक ब्लेड और जिंकाइट। जिंक जिसका संकेत चिन्ह होता है Zn। जिंक का अयस्क कौन कौन से होते हैं, तो एक होता है आपका जिंक ब्लेड
जिसको संकेत चिन्ह ZnS, और एक होता है जिंकाइट ZnO। तो ये हो गया जिंक का अयस्क। चलिए अब देखते हैं, नेक्स्ट है Fe लोहा। ये हो गया 6, 7, 8, 9 और यहाँ पर आ गए 10 यानी 10वां अयस्क, 10वां मेटल। 10वां मेटल में क्या कहते हैं? Fe लोहा है। लोहा के प्रमुख अयस्कों का नाम लिखे तो क्या है? मैग्नेटाइट, जिसको संकेत चिन्ह कहते हैं Fe2O4। उसके बाद है हेमेटाइट Fe2O3। उसके बाद है सिडेराइट Fe2CO3। उसके बाद है आयरन पाइराइट Fe2S2। ये क्या है? आयरन पाइराइट से किसके अयस्क है? सभी जो है लोहा के अयस्क है, 4। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि हेमेटाइट किस मेटल का अयस्क है, तो आंसर क्या लिखेंगे? लोहा। सिडेराइट किस मेटल का अयस्क है? लोहा। इस तरह से आपको याद रखना होगा। उसके बाद 11 देखते हैं, बेरियम। इसमें आता है विदराइट। इसका अयस्क है बेरियम का विदराइट, जिसको संकेत चिन्ह कहते हैं BaCO3। संकेतिक चिन्ह है, इसको विदराइट अयस्क बोलते हैं। उसके बाद है बरीटस बेरियम का अयस्क है, जिसका संकेत चिन्ह है BaSO4। ये संकेत चिन्ह है। उसके बाद चलते हैं सोना, 12 नंबर अयस्क मेटल में चलते हैं। सोना का अयस्क कैल्वराइट। ये सोना का अयस्क है कैल्वराइट। सिल्वेनाइट जो है सोना का अयस्क है। पेटजाइट सोना का अयस्क है। क्रेनराइट सोना का अयस्क है। ये सभी जो है सोना के क्या है? अयस्क है। इसमें चांदी भी मिला रहता है, सोना भी मिला रहता है। तो ये सभी जो है सोना का अयस्क है। इसमें हाल ही में 2 दिसंबर 2021 को घोषणा हुआ कि सोना जो है हमारे देश में सबसे अधिक कहाँ पाए जाते हैं? तो बिहार में। इसका खोज हुआ है बिहार में। कहाँ? जमुई जिले के सोनो प्रखंड है। एक प्रखंड है सोनो, जिस प्रखंड का नाम है सोनो, जमुई जिला में। वहां पर एक केवलमटिया क्षेत्र में जो है सोने का खदान मिला हुआ है। सोने का जो है खजाना मिला हुआ है। वहीं से खदान से सोने की क्या हो रही है? खुदाई हो रही है। तो कहाँ है? जमुई जिला में। किस प्रखंड में? सोनो प्रखंड में। किस राज्य में? बिहार में। तिथि घोषित हुआ है 2 दिसंबर 2021 के पेपर के अनुसार। ये आपको जो सूचना मिल रहा है। उसके बाद चलते हैं, नेक्स्ट है Ag पारा। पारा का अयस्क क्या है? HGS। इसको कहते हैं सिनेवार। सिनेवार पूछता है कि सिनेवार जो है किस का अयस्क है? तो पारा का। उसके बाद देखिए एक आता है यूरेनियम। इसका संकेत चिन्ह होता है यू। यूरेनियम के बारे में पहले भी आपको पढ़ा चुके हैं, क्योंकि यूरेनियम जो है भविष्य का आशा का ईंधन कहा जाता है। कि भविष्य में अगर ईंधन सभी समाप्त हो जाएंगे तो यूरेनियम तत्व जो है उसी से हमारा ईंधन की प्राप्ति होगी। इसीलिए क्वेश्चन पूछता है कि भविष्य का ईंधन किसे कहते हैं? तो यूरेनियम को। यूरेनियम को आशा का ईंधन कहा जाता है। यूरेनियम को आशा का ईंधन कहा जाता है, यानी भविष्य में इसका उपयोग हम ईंधन के रूप में कर सकते हैं। पिच ब्लेड किसका अयस्क है? तो लिखेंगे यूरेनियम। उसके बाद एक और इसका अयस्क है यूरेनियम का, देखिए कार्नेसाइट। कार्नेसाइट इसका संकेत चिन्ह देखिए K ब्रैकेट UO ब्रैकेट 1 into 2 into VO4 into 10 मोलिक्यूल H2O। ये हो गया आपका यूरेनियम का अयस्क कार्नेसाइट। तो ये सब पढ़ लिया आप अयस्क के बारे में, क्योंकि अयस्क में
ऑक्साइड अयस्क, कार्बोनेट अयस्क, सल्फाइड अयस्क, क्लोराइड अयस्क जिसमें जो है ऑक्सीजन की मात्रा मिली हो वह क्या होता है? ऑक्साइड अयस्क। जैसे देखिए CU2O ये ऑक्साइड अयस्क हो गया। कार्बोनेट अयस्क जिसमें CO3 देखिए ये हो गया कार्बोनेट अयस्क। सल्फाइड अयस्क जिसमें सल्फर की मात्रा मिली हो उसे हम कहते हैं सल्फाइड अयस्क। देखिए CU2S कॉपर ग्लांस है, ये सल्फाइड अयस्क हो जाएगा। क्लोराइड अयस्क जिसमें क्लोरीन की मात्रा मिली हुई हो, जैसे KCl है, ये क्लोराइड अयस्क है। इसी तरह से प्राकृतिक अयस्क और संकर अयस्क के बारे में नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। तो चलिए अब देखते हैं कि धातुकर्म यानी धातुओं की प्राप्ति के कौन कौन सी विधियां होती है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। क्वेश्चन है कि धातुकर्म के मुख्यतः 4 विधियां होती है। यानी किसी जमीन के अंदर से अयस्क की खुदाई करते हैं, खनिज की खुदाई करने के बाद उसमें से अयस्क चुनकर एकत्रित कर लेते हैं, ओर को अलग कर लेते हैं और उस ओर से, उस अयस्क से हमें शुद्ध धातु की प्राप्ति कैसे करते हैं, तो इसकी विधि के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। तो देखिए धातुकर्म पढ़े हैं कि जिस अयस्क से हमें शुद्ध धातु की प्राप्ति होती है उस विधि को ही हम क्या कहते हैं? धातुकर्म कहते हैं। उसी विधि को क्या कहते हैं? धातुकर्म कहते हैं। उसको मेटलर्जी कहते हैं। तो धातुकर्म के मुख्यतः 4 विधियां होती है। नंबर 1 क्या है? नंबर 1 कहता है कि अयस्क का सांद्रण। अयस्क का सांद्रण करते हैं। पहला है गुरुत्वीय विधि, यानी अयस्क का सांद्रण माने उसका बंटवारा कर देते हैं कि कौन अयस्क किस ओर में धातु की मात्रा कितनी है, किसमें लोहा है, किसमें एल्युमिनियम है, किसमें सोना है, किसमें चांदी है, ये सभी जो है उसको क्या करते हैं? अलग करते हैं। तो अलग करने का पहला तरीका होता है अयस्क का सांद्रण का कि गुरुत्वीय विधि। इस गुरुत्वीय विधि का अर्थ होता है कि इसको चुनकर अलग अलग कर लेते हैं, अलग अलग बांट देते हैं। जैसे गेहूं में अगर अपशिष्ट पदार्थ उसमें मिला हुआ तो उसको क्या करते हैं? फटक देते हैं। और नहीं तो क्या करते हैं? गेहूं को पानी में डुबो देते हैं और पानी में डुबो देते हैं तो उसमें से जितना शुद्ध पदार्थ होता है वह क्या होता है? पानी के ऊपर तैरने लगता है और उसको छान करके अलग कर देते हैं। तो उसी तरह से गुरुत्वीय विधि के द्वारा जो है हम अयस्कों का चुनाव करते हैं, अयस्कों को अलग करते हैं। तो इसको कहते हैं अयस्कों का सांद्रण का पहला है गुरुत्वीय विधि, यानी अशुद्धियों को दूर करने की विधि को ही अयस्क का सांद्रण कहते हैं। चलिए देखिए हो गया गुरुत्वीय विधि। उसके बाद दूसरा आता है चुंबकीय विधि, यानी बहुत सारा आपको और मिल जाता है, अयस्क मिल जाता है और उसको जो है आप हाथ से भी नहीं चुन पाएंगे, पानी से भी नहीं उसको धुल पाएंगे। तो उसको अलग करने के लिए, मेटल को अलग करने के लिए आपको जो है चुंबक दे दिया जाता है। तो उस चुंबक को ओर के समीप ले जाते हैं तो जो मेटल होता है वह चुंबक में क्या होता है? सट जाता है। तो सट जाता है तो उसको जो है चुंबकीय विधि द्वारा उस अयस्क को अलग कर लिया जाता है, उस ओर को अलग कर लिया जाता है कि इसमें जो है मेटल है। तो चुंबकीय विधि द्वारा, जैसे कि मान लीजिए कि पूरा जो है ये मिट्टी है, बालू है, और बालू में जो है छोटे छोटे कण जो है इसमें लोहा का हो, Fe लोहा जो है और इसमें से हम चुन नहीं सकते हैं, आसानी से हम उसको चुन नहीं सकते हैं। चुन भी सकते हैं तो बहुत समय लगेगा। तो इसको चुनने के लिए आपको जो है एक चुंबकीय मेटल दिया जाता है। उस चुंबक के सहारे इस पर रखेंगे तो चुंबक जो है उस मेटल को अपने अंदर जो क्या करता है? आकर्षित कर लेता है, खींच लेता है, सटा लेता है। तो उसके सहारे हम क्या करते हैं? आसानी से चुंबक के माध्यम से जो है उस मेटल को अलग कर सकते हैं। तो एक होता है चुंबकीय विधि। फैन पलोन विधि के माध्यम से क्या होता है कि एक जो है ट्यूब होता है, उसमें जो है जल और गालक को इसमें क्या करते हैं? डाल देते हैं और इसमें जो है एक नली जो है पानी डाल करके उसमें क्या करते हैं? गालक को डाल देते हैं। गालक को डाल लेते हैं और इसमें अयस्क को डालते हैं और इस नली के माध्यम से जैसा ही इसमें प्रेशर देते हैं
हवा का प्रेशर देते हैं तो इसमें से जो है झाग उत्पन्न होने लगता है, उसी को कहते हैं फेन, SiO2। ये सिलिकेट जो क्या करता है, गालक से मिलकर CaO से मिलकर ये जो है अशुद्धि के रूप में यानी धातुमल के रूप में CaSiO3 यह क्या बन जाता है, धातुमल बन जाता है। तो यह गालक क्या करता है, उस अशुद्धि को अपने अंदर मिला लेता है। अयस्क के माध्यम से मेटल की खोज करते हैं और मेटल की प्राप्ति करते हैं, तो इसको कहते हैं फेन पलवान विधि। तो फेन पलवान विधि के सहारे भी हम क्या करते हैं, इसको जो है अयस्कों को अलग करते हैं, अयस्क से जो है धातु की प्राप्ति करते हैं। जैसे कपड़ा धोते हैं तो कपड़ा को धोने के लिए पानी में क्या करते हैं, गालक को मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं, जैसे सर्फ, धोन सोडा होता है, तो धोन सोडा को पानी में मिलाएंगे तो वह गालक हुआ धोन सोडा, और पानी में मिलाएंगे तो झाग उत्पन्न होता है। झाग उत्पन्न होता है तो जितना उसमें से अशुद्धियां होती है आपके कपड़े से, उस अशुद्धियों को क्या करता है, झाग अपने अंदर मिलाकर, तो वह होता है गालक। तो नंबर 2 आता है, नोट कर लीजिए, नंबर 2 आता है भर्जन। वायु की उपस्थिति में किसी भट्ठी के सहारे, वायु के उपस्थिति में अयस्क को क्या करते हैं, गर्म करते हैं। गर्म करते हैं, इतना गर्म करते हैं कि वह और क्या होता है, एकदम बिल्कुल लाल हो जाता है गर्म होकर, लेकिन उसको जो है पिघलने नहीं दिया जाता है, पिघलने नहीं दिया जाता है, क्योंकि जब पिघल जाएगा तो उसका जितना अशुद्धियां है उसमें क्या है, लिपट जाएगी, उसमें मिश्रित हो जाएगी। जब मिश्रित हो जाएगी तो उसको बाहर निकालने में बहुत ही कठिनाई होती है। तो इसलिए कहता है कि भर्जन, तो वायु की उपस्थिति में किसी अयस्क को गर्म करते हैं तो उस विधि को हम भंजन कहते हैं। उस विधि को क्या कहते हैं, भंजन कहते हैं। लेकिन उस अयस्क को पिघलने नहीं दिया जाता है। यह कहता है निस्तापन कि वायु यानी ऑक्सीजन की कम उपस्थिति, यानी जिसमें हवा की उपस्थिति क्या हो, कम हो, उस परिस्थिति में जो है अयस्क को क्या करते हैं, हीट करते हैं। अयस्क को क्या करते हैं, गर्म करते हैं। तो क्वेश्चन आता है कि निष्ठापन किसे कहते हैं, तो निष्ठापन का परिभाषा देते हैं कि वायु की कम उपस्थिति में, जिसमें वायु की उपस्थिति क्या हो, कम हो, वायु की कम उपस्थिति में अयस्क को गर्म करके, अयस्क को गर्म करते हैं, तो उस क्रम को हम निष्ठापन क्रम कहते हैं। उस विधि को हम निष्ठापन विधि कहते हैं। तो उस गर्म अयस्क को फिर क्या करते हैं, वायु की कम उपस्थिति में इसको गर्म करते हैं, उसको तपाते हैं। इतना तपाते हैं कि उसमें की अशुद्धि क्या हो, चरचरा करके गर्म हो करके टूट जाती है, अलग हो जाती है। लेकिन उतना ही गर्म करेंगे कि वह क्या हो, पिघल ना पाए। इसको सावधान रखना है, पिघलना नहीं देना है। अगर पिघल जाएगा तो ये सारी अशुद्धियां जो है उस मेटल में क्या होती है, मिश्रित हो जाती है। तो इसलिए उसको जो है पिघलने देना नहीं है। तो यह कहलाता है निस्तापन विधि। निस्तापन विधि अर्थात उसमें कम हवा देकर उसको और तपाएंगे और गर्म करेंगे, बस उतना ही गर्म करेंगे जितना कि वह पिघल ना पाए। तो इस प्रक्रिया को हम निस्तापन विधि कहते हैं। निस्तापन विधि के बाद आता है चौथा नंबर आपका जो है धातु शोधन। जब निस्तापन विधि द्वारा पहुंच जाते हैं निस्तापन प्रक्रम पर, निस्तापन के स्थान पर, उसके बाद आता है धातु शोधन। इस विधि द्वारा हमें शुद्ध धातु की प्राप्ति होती है। तो जैसे देखिए क्या करते हैं कि जब अयस्क को गर्म कर देते हैं निस्तापन विधि द्वारा, तो निस्तापन विधि के द्वारा वह पिघल नहीं पाता है। तो निस्तापन विधि द्वारा उसमें अशुद्धियां होती है, तो अशुद्धियों को दूर करने के लिए एक गालक का उपयोग करते हैं। गालक उसमें डाल देते हैं, जैसे बोले ना कि गालक, जैसे कि हम क्या करते हैं कि आटा सानते हैं, आटा सानते हैं ना,
तो आटा सानते हैं तो देखिएगा आपके हाथ में क्या होता है, आटा लग जाता है ना। उसको हाथ से रगड़ कर छुड़ाइएगा, पानी से धोइएगा तो बहुत समय लगता है। तो उसका इस्तेमाल बहुत जल्दी ही छुड़ाने के लिए क्या करते हैं, सूखा हुआ उसी में से आटा लेते हैं और उसको हाथ में क्या करते हैं, लिपट देते हैं। लिपट के पूरा जो है मिलाते हैं हाथ को जब पूरा कर लेते हैं तो अपने आप भर क्या होता है, छूट जाता है। तो वह गालक है। उसी तरह से इसमें जो है गालक को क्या करते हैं, गालक को मिला देते हैं। गालक को मिला देते हैं तो वह गालक क्या करता है, अपने अशुद्धि को क्या करता है, अपने अंदर मिला लेता है। अशुद्धि को अपने अंदर मिला लेता है, क्योंकि गालक का काम ही है शुद्ध करना। जितना अशुद्धियां होती है उसको क्या करते हैं, साफ कर देते हैं। जैसे हम कहीं जाते हैं सड़क पर मोटरसाइकिल से या किसी साधन द्वारा जाते हैं तो क्या होता है, धूल कण आपके चेहरे पर, आपके शरीर के कपड़े पर आता है। तो घर में आते हैं तो उसको क्या करते हैं, गालक के सहारे, साबुन के द्वारा, सर्फ के द्वारा उसको क्या करते हैं, साफ करते हैं। तो उसी तरह गालक होता है। तो गालक के सहारे जो उसको मिला देते हैं तो वह धातुमल को अलग कर देता है और हमें शुद्ध धातु की प्राप्ति होती है। जो शुद्ध धातु की प्राप्ति होती है वह द्रव अवस्था में प्राप्ति होती है, यानी वो इतना उसको हिट कर दिया जाता है वह पिघल जाए। और पिघलता है तो गालक जो क्या करता है, अशुद्धियों से अभिक्रिया करके धातुमल बनाता है, जिसको कहते हैं कैल्शियम सिलिकेट। तो धातुमल के बाद हमें जो है द्रव के रूप में जो है धातु की प्राप्ति होती है, जो क्या होता है, शुद्ध धातु होता है। शुद्ध धातु की प्राप्ति होती है। तो जिस प्रक्रिया द्वारा हमें शुद्ध धातु की प्राप्ति होती है उसी विधि को हम कहते हैं धातु कर्म। उसी विधि को कहते हैं धातु कर्म या मेटलर्जी। इसी को कहते हैं मेटलर्जी या धातु कर्म। स्मार्ट साइंस बक्सर ऑफिशियल को लाइक और शेयर करें। साथ ही जो है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स। जय हिंद, जय